बहुत सारे लोग अपना खून भी बहा चुके हैं और किस तरीके से हरास किए ना, अभी आप सुन के ही आपको आपके खून दौड़ने लगेगा। ब्रिटिश अगर आपको मिल गया तो आप भी मारने के जैसे आपके पास एक जज्बात आ जाएगा। तो मैं कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कह देता हूं जो आपको इस मौके पे, इस खास अवसर पे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन इसीलिए इंटरेस्ट है क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे भारत के बारे में। भारत एक ऐसा देश जो बहुत ही पुरातन संस्कृतियों से भरा हुआ है। पौराणिक कथाएं भी में विश्व भर फेमस है। उसमें रामायण, महाभारत के जैसे बहुत ही बड़े पौराणिक कथाओं से भारत की पहचान होती है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के गोल्ड, यहाँ के टेम्पल्स, यहाँ के ज्वेलरीज, यहाँ के मसाले पदार्थ, यहाँ के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विश्व भर में सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भारत को लूटने वाले सिर्फ कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग। मोहम्मद गजनी जो 17 बार भारत को लूट के गया, मोहम्मद गोरी, अरब्स, टर्क्स के जैसे बहुत सारे देश के लोग हमारे भारत को लूट के चले गए। उसमें से सबसे बड़ा नाम आता है ब्रिटिश। ब्रिटिश करीब 250 साल भारत में थे और करीब 200 साल भारत को लूटते रहे। इस पूरे इंडिपेंडेंस डे मौके पे मैं आपको ये पूरा कहानी बताऊंगा क्यों ब्रिटिश भारत को आए और क्या ब्रिटिश के साथ और कौन कौन ऐसे देश के लोग भारत को लूटने चले आए और उन्होंने किस तरीके से भारतीयों के ऊपर जुल्म किया, और उसके बाद में जो हमारे भारत के सबसे जानबाज सिपाही, फ्रीडम फाइटर्स, उन सब के साथ कैसे लड़ाई हुई और हमें कैसे स्वतंत्र मिला। शुरू करते हैं ब्रिटिश राज के बारे में। तो बच्चों, ब्रिटिश आने से पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए थे। यूरोपियन देश को पता ही नहीं था कि भारत है या नहीं। उनमें से पहली बार वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत को ढूंढता है अपने सी रूट से। और ये सबसे बड़ी कहानी ये है भारत को क्यों ढूंढता है, क्योंकि बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन चलते रहता। फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन और यूरोप में इतनी कठिन परिस्थितियाँ रहता है। वहाँ पे लोगों को खाने के लिए फूड भी नहीं होता है। उतने सारे वहाँ पे भी बहुत सारे लोग टॉर्चर करते रहते हैं। तब वहाँ के लोगों को कोई और संपत्ति भरा हुआ देश की बहुत बड़ी तलाश होती है। तो उसी तलाश में वास्को डी गामा आता है और भारत को खोजता है। डच भी शुरू कर देते हैं भारत को लूटने की पूरी तैयारी और डच भी आ जाते हैं भारत को। इन दोनों को देख के वहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलते रहता है, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पे इनको सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल्स की। इंडिया में कॉटन, इंडिगो की इतनी ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था तो सारे देशों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। तो शुरू करते हैं ब्रिटिश भारत को आने की तैयारी। ब्रिटिश बच्चों ऐसे ही नहीं आते, क्योंकि डच आने से पहले भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश भी आने से पहले उनका एक इंटेंशन होता है भारत को लूटना, एक इंटेंशन, और साथ में क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे स्प्रेड करने की एक और इंटेंशन के साथ आते हैं। और वो आने से पहले एक जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करते हैं, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू करके भारत को आते हैं 1608 में। तो पहली बार गुजरात के सूरत में आके बसते हैं। तो उसके बाद में कुछ और भी देश आते हैं, जैसे कि डेनिश, यानी कि डेनमार्क के लोग भी आते हैं जो तमिलनाडु में आके पहली बार, कब, 1616 में आके। उसके बाद में आते हैं फ्रेंच जो पौंडीचेरी में आके वहाँ से वो लोग अपने एम्पायर शुरू करना सब कुछ तैयारी करते हैं। इन सब के बीच में बच्चों सब लोग आए थे क्यों? भारत को लूटने के लिए। बट इन सब के साथ सबका झगड़ा भी हो जाता, फ्रेंच का, ब्रिटिश का, डच का, सबके साथ झगड़ा होने के बाद सबसे बड़ा एम्पायर का रेडी कर देता है ब्रिटिश। जैसे ब्रिटिश भारत में आते हैं, मछलीपट्टनम के शहर और गुजरात में कुछ फैक्ट्री शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री शुरू करने के बाद लोगों को लगता है कुछ नया हो रहा है। कुछ लोग फैक्ट्री को काम करने के लिए जाते हैं, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स को देखते हैं जिनको भारतीय लोगों को पता ही नहीं था। और इतने इनोसेंट लोगों को देख के ब्रिटिश का जो नीयत और ज़्यादा खराब हो जाता है। उनकी आंख पड़ती है बंगाल। बच्चों, बंगाल बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, क्योंकि ब्रिटिश जब यहाँ पे आए थे भारत में मुगल राज था। जब इनकी आंख पड़ती है बंगाल में तो वो सीधा शुरू कर देते हैं अभी बंगाल जितना इस प्रॉस्परस रीजन को हम कवर करेंगे। और इतने इंटेलिजेंट होते हैं ब्रिटिश, ये ब्रिटिश कभी भी किसी और के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अगर अटैक करेंगे तो हार जाते हैं। तो उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ दुश्मनी लगा देने का, और जब वो वीक हो जाते हैं तब अटैक करके ऑक्यूपाई करना। इसीलिए ब्रिटिश का एक सबसे बड़ा मंत्र था डिवाइड एंड रूल। तो शुरू कर देते हैं ये अपने किंग, जो तब किंग चार्ल्स II राजा था, कहाँ का,
ब्रिटेन का, तो उसके पास एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जाते हैं। ये तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ ग्रांट्स चाहिए थे, कुछ अधिकार चाहिए थे भारत में। वो अधिकार अगर आप सुनोगे तो आप बहक जाओगे। एक कंपनी को कुछ अधिकार चाहिए था जो चार्ल्स किंग टू दे देते, वो सारे अधिकार थे उनको चाहिए था। सबसे पहले भारत में कोई भी टेरिटरी को उन्होंने कवर करने के अधिकार मिल जाता है, और साथ में भारत में उनको पॉलिटिकल पावर भी मिल जाता है। साथ में एक कंपनी को मनी लेंडिंग एंड मनी मिंटिंग कैपेसिटी भी मिल जाती है। साथ में उन्हीं का खुद का लॉ, उन्हीं का खुद का जुडिशियल सिस्टम भी वो क्रिएट कर सकते थे। और साथ में इतना ही नहीं बच्चों, एक कंपनी अपना प्राइवेट आर्मी भी रख सकती थी, और साथ में वो यहाँ के लोगों के दूसरे राज्यों के साथ अलायंस करना, और उन अलायंस के बाद में किसी और राज्यों के ऊपर वार करने का भी एक कंपनी को अधिकार मिल जाता है। ज़रा सोच के देखो बच्चों, हमारे पास टाटा, इन्फोसिस जैसे महान कंपनियां हैं, जैसे कि इन कंपनियों को अगर ऐसे अधिकार मिले, उनका खुद का जुडिशियरी सिस्टम, उनका खुद का लॉ, और उनका खुद का अगर एक आर्मी है, तो सोचो यहाँ की पुलिस और आर्मी क्या करेगी। तो ऐसे सारे अधिकार इस ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। फिलहाल अब तो ऐसे कोई अधिकार किसी कंपनी को नहीं मिलता है, बट तब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिलता है। जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिलने के बाद तो चुप बैठने वाले नहीं थे, तो सीधा उनका आंख पड़ता है। जैसे मैंने कहा था बंगाल, तब बंगाल का नवाब था कौन? औरंगजेब। ये औरंगजेब के पास सीधा सीधा चले जाते। ये औरंगजेब इनको बोलता है तुम लोग कितने ग्रीडी हो, ऑलमोस्ट आंध्रा में, गुजरात में आपके फैक्ट्री शुरू होने के बाद और आपको भारत में और कितना फैक्ट्री क्यों खोलनी है? तो इसने उनको नकार देता, यानी कि परमिशन नहीं देता। तो इसी को मन में रख के वो सीधा औरंगजेब के ऊपर हमला कर देता है। तब बंगाल में ये मुगल एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। उनके पास 4 मिलियन आर्मी होती है, यानी कि 40 लाख आर्मी थी। तो ये लोग ब्रिटिश वो वार हार जाते हैं, और उसको ब्रिटिश के जो जनरल था ना, वो औरंगजेब के सामने घुटने टेकने पड़े। इसी को मन में रख के ब्रिटिश आगे की तैयारी करते हैं, वो डिवाइड एंड रूल। अभी बंगाल रीजन के लिए जो बहुत सारे यहाँ पे मीर जाफर, जो उनके उत्तराधिकारी यानी कि सेनाधिपति था, उसको भी गद्दी पे बैठना, यानी कि उसको भी राजा बनने का, नवाब बनने का बहुत शौक सबको रहता है। तो इन्होंने क्या किया, उसके साथ अपना अलायंस बनाकर अंदर ही अंदर मुगल में फाइट लगाना, इन फाइट शुरू कर दिए। और उसके बाद में उसी समय को एक पर्शियन एम्पायर, जो नादिर शाह, बच्चों नादिर शाह भारत को कुछ ऐसे लूट के जाता है, आप सोच के ही आप बहक जाओगे। नादिर शाह भारत पे हमला कर देता है। एक अफगान एम्पायर है, उसको पर्शियन एम्पायर कहते हैं। ये सीधा सीधा भारत पे जब वार करता है, दिल्ली में जब मोहम्मद शाह वहाँ के नवाब रहते हैं, तो उनको हरा देता है, और लूट इतना सारा खजाना लूट के जाता है भारत से। लेके जाने के लिए, मतलब भारत में जो लूटा हुआ खजाना लेके जाने के लिए उसको है करीब 700 हाथी, और करीब 1,500 ऊंट, और करीब 4,000 घोड़ों पे पूरा अपना संपत्ति लूट के चला जाता है ये नादिर शाह। और नादिर शाह जाते जाते बच्चों एक और कीमती चीज़ लेके जाता है, जो भारत की शान थी, कोहिनूर डायमंड भी ये नादिर शाह सबसे पहली बार भारत से लूट के चले जाता है। सो इन सब से मुगल एम्पायर थोड़ा वीक हो जाता है, और यहाँ पे ब्रिटिश अपनी तैयारी, पूरी फौज को ब्रिटेन से भारत को लेके आने की पूरी अपनी आर्मी खड़ी करने की तैयारी पे थे। और यहाँ पे भारत में बहुत सारे फैक्ट्रियाँ भी शुरू किया था उन्होंने, और यहाँ पे उनकी पकड़ मजबूत बनाने के लिए। इतने में मुगल एम्पायर के जो नवाब था औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और गद्दी पे नेक्स्ट आ जाता है फारूक सिर। और उस फारूक सिर के साथ इन्होंने अपने अलायंस करके, और ये फारूक सिर के साथ एक अग्रीमेंट कर लेते, और इनको फारूक सिर बंगाल में कंपनी सेटअप करने का परमिशन भी दे देता है। को कहते हैं दस्तक भी उनको ग्रांट कर देता है। बच्चों ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी। अभी मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज टैक्स फ्री मोनोपोली, यानी कि पूरे बंगाल रीजन में कोई और लोग कंपनी शुरू नहीं करेंगे, कोई और फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ खोलेंगे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ये लोग जो भी कमाई करेंगे उसका कोई टैक्स बंगाल को नहीं देने वाले। यहाँ पे जो भी इनकम आता है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा। उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी जो फारूक सिर ने दे देता है। आप देख सकते हो ये जब उनको दस्तक मिलती है ना, साथ में यहाँ पे बहुत सारे अदर एम्पायर्स भी थे, जो जैसे कि यहाँ पे यूरोपियंस थे, पोर्चुगीज थे, डच थे, वो लोग भी टैक्स फ्री ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। और इनको ब्रिटिश को गुस्सा आ गया, यहाँ पे भारत को सिर्फ हम लूटेंगे। कौन लूटेंगे? हम, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लूटेगा। आप लोग
कोई भी भारत को नहीं लूटना है। उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, पहले फ्रेंच और ब्रिटिश का चलता नहीं है। फ्रेंच और ब्रिटिश, अमेरिका में भी वार हुए सो रहता है उनका, वो सीधा भारत में भी उनका एक वार होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कर्नाटिक वॉर। हिस्टोरिकल कर्नाटिक वॉर, बच्चों ये हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स में जब आप आगे पढ़ोगे कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ोगे, कम से कम 3 युद्ध हो जाता है फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, और फ्रेंच बुरी तरीके से हार जाता है, उनको सिर्फ पौंडीचेरी एरिया को ही सीमित रहने का अधिकार मिल जाता है। थोड़ा सोच के देखो, ये सब लोग ना हमें लूटने के लिए आए थे, और लूटने वालों के बीच में झगड़ा होता, क्यों? भारत को हम लूटेंगे, भारत को हम लूटेंगे। सोच के देखो भारत के राजा महाराजा क्या कर रहे थे, ये सब भारत के राजा महाराजाओं के पास जाके बैठते हैं, उनके साथ भी अलायंस कर देते हैं। कि अलायंस कुछ ऐसा था, यहाँ के लोकल राजा जो थे उनको डराते थे कि अगर आपके पास ऊपर फ्रेंच हमला करेंगे तो क्या करोगे, आपके ऊपर डच, ये पोर्चुगीज, सब लोग आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, इसीलिए आप अब से कोई भी आर्मी मत रखो। राजाओं के पास जो आर्मी रहता है ना, अब से आप कोई आर्मी मत रखो, आपकी पूरी सुरक्षा का व्यवस्था हम करेंगे, हम देंगे आपको सिक्योरिटी, हमारी आर्मी आपकी पूरे राज्य को देखेगी। तो सोचो, राजा महाराजाओं के देखभाल करने के लिए अब ब्रिटिश आने लगे, और उसके लिए राजा महाराजा पे भी करते थे, और ब्रिटिश को बहुत आसान हो गई, उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्मी लेके आने वाले, हमारे देश के राज्य में सबको सुरक्षा व्यवस्था में राजाओं के राज्य में छोड़ देते थे। तो इससे उनको, उनकी आर्मी को कोई मेंटेन करने के लिए पैसा ज़रूरत नहीं था, देखभाल करने के लिए सब यहाँ के राजा महाराजा पैसे दे के उनको देखभाल करना शुरू कर दिए। थोड़ा सोच के देखो, ब्रिटिश किसी और राज्य के राज्य को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? वो खुद ही लूटने को आए थे। बस ऐसे ही सब हमारे इनोसेंट लोगों के ऊपर ये अपना दबाव डाल के, डरा के, इन सबको लूटने का बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर इन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। और आप देखते ही देखते भारत को देख सकते हो, करीब 78% ऑफ इंडियन ब्रिटिश के गुलाम बन जाते हैं। इनका एम्पायर भारत में हर तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाता है। सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में नहीं होता, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य जो कर्नाटक में था, और मराठा और पंजाब के एरिया में सिख का जो एरिया रहता है, यानी कि वहाँ पे उनको कवर करना थोड़ा इनको मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ये सारे रीजन को कैप्चर कर देते। बच्चों, इसके बाद में बंगाल में एक और नवाब आता है, उसका नाम था सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला जब ब्रिटिश को देखता है, तुम लोग टैक्स ही नहीं दे रहे हो, सब पैसे तुम लोग ही कमा रहे हो, तो इसे बंगाल में जो उनका इनकम थी पूरा घट गई थी, पूरा मुगल एम्पायर वीक हो गए थे। तो ये बोलता है हमें टैक्स दे दो, तो वो बोलते हैं नहीं, हमें दस्तक मिल गया, हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये सीधा सीधा उनके ऊपर, फोर्ट विलियम्स के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद कम से कम 146 ब्रिटिश को ये अपने बंदी बना के एक कमरे में बंद कर देता है। आप देख सकते हो छोटा सा कमरा, उसको छोटा सा विंडो छोड़ के सबको छोटे से, जैसे कि 20 फीट बाय 14 फीट एक छोटे से रूम में बंद कर देता है। उसमें से करीब सफोकेशन की वजह से 120 ब्रिटिश मर जाते हैं। उसको ब्रिटिश कहते हैं अभी भी अपने हिस्ट्री में द ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कोलकाता। तो उसके ऊपर ब्रिटिश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने के बाद सीधा वो सिराजुद्दौला यानी बंगाल के किंग के ऊपर अटैक, यानी कि वॉर बोल देते। उस वॉर को बोलते बैटल ऑफ प्लासी। इट हैपेंस इन द ईयर ऑफ 1757 में ये वार होता है और ये जंग जीत जाते हैं। इसके बाद में बहुत सारे नवाब आना जाना देख के इनको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो ये एक और वॉर करते हैं जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सार, यानी कि अब से कोई भी नवाब नहीं रहेगा बंगाल पे, सीधा ब्रिटिश राज चालू हो जाएगा। बच्चों, एक ऐसा सिचुएशन था यहाँ पे लगभग पूरे भारत में इनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। उसके बाद में शाह आलम इनको एक और परमिशन दे देता है। अब ये सोच के देखो, इनको पहले ही टैक्स फ्री बिजनेस कर रहे थे, अब इनको मिल जाता है टैक्स कलेक्शन, जिसको बोलते हैं ना पूरे देश में बंगाल का जो भी इनकम है अब से सारा टैक्स ब्रिटिश वसूल करेंगे, उसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। पूरे लोगों को इन्होंने लूटपाट, सारे हमारे भारतीय एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स को इन्होंने लूट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में इनके पास तो सारे राइट्स आ गए अभी, तो एक और इन्होंने अपने खुद का एक लॉ बना देते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राजा अगर मर जाता है, कोई भी राजा मर जाता है, राजा का बेटा नहीं है, तो सीधा सीधा ब्रिटिश के कब्जे में आ जाएगा, और वो ना ही किसी और को अडॉप्ट करके अपने अधिकार, यानी कि नेक्स्ट कोई किसी को राजा नहीं बना सकते थे। ऐसे एरिया को सब ब्रिटिश
कैप्चर करना शुरू करके पूरा शुरू कर देते हैं अपना ब्रिटिश राज। East India Company, the company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. It was not the British who conquered India, it was a rogue multinational corporation. Like no other, one that was set up to trade, but also had powers to take land, to wage war, and also resolve peace. मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि इन सब को मार भगाने के लिए बहुत सारे लोग अपना खून भी बहा चुके हैं और किस तरीके से हरास किए ना, अभी आप सुन के ही आपके खून दौड़ने लगेगा। ब्रिटिश अगर आपको मिल गया तो आप भी मारने के जैसे आपके पास एक जज्बात आ जाएगा। तो मैं कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कह देता हूँ जो आपको इस मौके पे, इस खास अवसर पे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आता है बच्चों, एक ब्रिटिश क्या करते थे, तब भारतीयों को मदद से वो लोग वार भी लड़ते थे किसी और देश के साथ, तो ट्रेनिंग भी देते थे गन को कैसे यूज़ करना। और गन को यूज़ करने के लिए उनके पास एक कैटरेज था, उसको बोलते थे कारतूस। ये जो कारतूस था ना, एक एनिमल स्किन यानी कि एनिमल फैट से बना हुआ होता था, जो इसके हाथ में है। उसको अपने मुंह से खोलना है और कारतूस बना के बुलेट करके मारना है। ये बहुत सारे इंडियन लोगों का, मतलब भारतीयों का सेंटीमेंट हर्ट हो रहा था कि एनिमल को हम खाते नहीं हैं, तो हमें ये नहीं कर रहे, हम ये नहीं करेंगे। तो इन्होंने सीधा उनके ऊपर दबाव डाल के उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी गुस्से में एक ऐसा आदमी जाग जाता है, अब हम नहीं सहेंगे, सीधा उसी ब्रिटिश का गन लेके उन्हीं ब्रिटिशों को मारना शुरू कर देता है। वो एक जानबाज सिपाही था, उसका नाम था मंगल पांडे। बच्चों, मंगल पांडे इतना धैर्यशाली था, वो किसी ब्रिटिश को छोड़ा नहीं, भगा भगा के मारता था। वो जहां भी मंगल पांडे के नाम सुनते थे तो ब्रिटिश डरने लग गए, और इसी के नाम से एक बहुत बड़ी मात्रा में सेना भी, मंगल पांडे का एक छोटा सा सेना भी बन गया था। इन सब को देके ब्रिटिश क्या किए, मंगल पांडे को फांसी डाल दिए। तो जब मंगल पांडे को फांसी डाल देते हैं तो यहाँ के लोग, यानी कि उस व्यवस्था के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उन्होंने सबसे पहली बार एक रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये सब ब्रिटिश के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा सा रेवोल्यूशन चला था इन द ईयर ऑफ 1857, और मंगल पांडे को कहा भी जाता है भारत का सबसे पहला फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। और इसके ऊपर आप और रिसर्च कर सकते हो, अगर आप कोई स्पीच कर रहे हो तो मंगल पांडे के बारे में ज़रूर मेंशन कर। बहुत सारे महिला भी, उनको भी गुस्सा आ गया था इन ब्रिटिशों के ऊपर, तो उनमें से सबसे एक और भारत के सबसे प्रथम महिला फ्रीडम फाइटर थी कित्तूर रानी चन्नम्मा। बच्चों, कित्तूर रानी चन्नम्मा ब्रिटिश को ऐसे मारते थे ना, हमारे इस बेलगावी रीजन को जहाँ पे कित्तूर रानी चन्नम्मा थे, आने के लिए भी ब्रिटिश डरते थे। उतना डर पैदा हो गया था एक महिला से। और इतना ही नहीं, झांसी में एक और रानी आ जाती है, उसके नाम था झांसी रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, आप महसूस करके देखो, वो एक बार तलवार से जब ब्रिटिश को मारती थी ना, वो दोबारा उठ नहीं पाते थे। उतना पावरफुल एक क्वीन थी, उतना पावरफुल तलवारबाजी उसको आता था। सो ब्रिटिश इतना डर पैदा हो गया यहाँ के, अभी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे सारे लोग भी हम पे भड़क उठे हैं और महिलाएं भी तलवार लेके सारे ब्रिटिश के पीछे लगे हैं। और मंगल पांडे जो रेवोल्यूशन शुरू किया था, सब लोग ब्रिटिश के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, सारे ऐसे जो भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको जेल में डालना बंद किया। और इसके लिए एक और रेवोल्यूशन होता है बच्चों, लखनऊ में। बहुत सारे ऐसे देश प्रेमी अपने जान दाव लगा के ब्रिटिश के साथ फाइट करना शुरू कर देते, जिनमें नाना साहेब पेशवे, ताता टोपे, बेगम हजरत महल, वीर कंवर सिंह के जैसे बहुत सारे लोग भी रेवोल्यूशन शुरू कर देते। और ये ब्रिटिश क्या करते, उनका ही राज था ना, सबको सीधा सीधा अरेस्ट करते थे, अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे। ब्रिटिश को भी ना ये लोग हम पे भड़क उठे हैं। अभी भारतीयों को क्या करना है, डिवाइड एंड रूल को पता है ना, तो अभी उनको उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी और में कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने शुरू करते हैं बंगाल विभाजन, यानी कि बंगाल को भी तोड़ देते हैं, भारत को दो टुकड़े बना के। बंगाल अलग, वो कहते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसे कर रहे हैं, बट उनका इंटेंशन ये था भारतीय को ऐसे डिवाइड एंड रूल कर देंगे ताकि ये भारतीय यूनाइट ना हो सके। तो छोड़ते हैं क्या, और भारतीय साथ जुड़ने लगे। अभी हमें सहन नहीं होता है, अब बंगाल को तोड़ रहे हो, हमें भी तोड़ोगे। बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके साथ में अभिनंदन घोष के जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर देते हैं। उसमें ये लोग अब
ब्रिटिश के राज चलने नहीं देंगे। बहुत सारा सत्याग्रह रेवोल्यूशन भी करना शुरू कर दिए। तो ये बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी करने के बाद में भी बहुत सारे अनेक फ्रीडम फाइटर के साथ कुछ और फ्रीडम फाइटर जुड़ गए, जो थे महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सारे देश प्रेमियों को यूनाइट करने की कोशिश पे लगे हुए थे। सबको गांव गांव जाके ये अपने देश के बारे में बोलते थे और अपने देश के लोगों को यूनाइट करने की बहुत बड़ा काम इन सब के ऊपर था। और ये सब भी जुड़ गए थे अपने देश को यूनाइट करने के लिए। और इनसे जब सत्याग्रह वगैरह देखे ना बच्चों, ब्रिटिश कुछ ऐसा कर जाते हैं, अब तो आप देख के डर ही जाओगे। इन द ईयर ऑफ 1919 एक इतना बड़ा कांड हो जाता है जो बहुत सारे लोग एक जगह पे शांति सत्याग्रह करते रहते। कौन सा शांति सत्याग्रह करते रहते? वहाँ पे आता है जनरल डायर। तो जो बैठे हुए लोग, छोटे बच्चे, माएँ और बुजुर्ग, उन सब के ऊपर बिना कोई मर्सी से गोलाबारी शुरू कर देते हैं। करीब 1500 लोगों को एक ही जगह पे मार देते हैं, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। आप सोच के देखो, यहाँ पे 1500 लोग बुलेट से मार देते और बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते, डर जाते। कुछ माएँ कुएं में कूद जाते जान बचाने के लिए। छोटे बच्चों को बड़े बड़े कंपाउंड से बाहर फेंक रहे थे, क्योंकि बच्चों की जान तो बच जाए, क्योंकि ब्रिटिश बिना कोई मर्सी से सब लोगों को मार रहा था। ये सब कुछ देख के भारतीयों को सहना अब टफ हो गया था, क्योंकि ये लोग इतना सब कुछ हमके ऊपर अत्याचार कर रहे। तो गांधी जी शुरू कर देते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि अब हम ब्रिटिश सरकार के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। सो सारे भारतीय उनके फैक्ट्री में काम करना बंद कर देते हैं। उनके पास उनके स्कूल, उनकी व्यवस्थाओं में जो भी काम करते थे, काम छोड़ रहे थे। सारे ब्रिटिश का भी फैक्ट्री वगैरह बंद हो गया। बहुत ही बड़ा झटका लग गया किसको? ब्रिटिश को। अब ये और गुस्से में ना क्या कर दिए, सबको ये लोग बंदी बनाना शुरू कर दिया। तो लोग तो बाइकआउट ब्रिटिश भी कर रहे थे। तो साथ में नेक्स्ट क्या हो जाता है बच्चों, कुछ लोग जिस तरीके से लोग टॉर्चर कर रहे थे ना, हमारे कुछ जानबाज सिपाही जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ, ये सारे हमारे जानबाज सिपाही क्या करते हैं, जिस ट्रेन में ब्रिटिश वेपन्स, बॉम्ब्स लेके आके भारतीयों को मारने के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे थे ना, उस पूरी ट्रेन को लूट जाते हैं। उसका नाम था काकोरी ट्रेन एक्शन। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। पूरा ट्रेन को लूटते हैं, क्योंकि उस ट्रेन में बहुत सारे वेपन्स थे जो भारतीयों को मारने के ब्रिटिश लेके आ रहे थे। उन्हीं का वेपन्स लूट के उन्हीं लोगों को मारना शुरू कर दिए। कौन? अपने भारत के सिपाही, जो राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी टीम थे। उन सबको फांसी पे डाल दिए। और यहाँ पे अपना सत्याग्रह को और आगे लेके जाने के लिए जुड़ जाते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर ये अनटचेबिलिटी और कास्ट का जो डिवीजन कर रहे थे ना, इसके अगेंस्ट भी उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। पूरे भारत के लोगों को यूनाइट करने की कोशिश पे लगे हुए थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी। और आगे इस सत्याग्रह को और नेक्स्ट लेवल पहुंच गया, पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी पूरा ब्रिटिश तुम छोड़ के जाओ, हमें कुछ गवर्नेंस नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह करना, जैसे कि दंडी मार्च शुरू कर दिए। सरोजिनी नायडू इस सत्याग्रह को और आके लेके जाते हैं। ब्रिटिश बच्चों, भारत में नमक भी लोगों को नमक का प्राइस इतना बढ़ा देते, क्योंकि कोई और फैक्ट्री नहीं थी, प्रोड्यूस करने वाला तो सिर्फ ब्रिटिश ही थे। तो नमक का मिलना भी मुश्किल हो गया था। तो गांधी जी एक नमक सत्याग्रह यानी कि सॉल्ट रेवोल्यूशन करते हैं, जिसमें वो पहली बार, ब्रिटिश का एक रूल था ना, मोनोपोली ट्रेड था, कोई और कंपनी शुरू नहीं करना था। तो उसको तोड़ के गांधी जी पहली बार गुजरात में नमक भी प्रोड्यूस करके सारे लोगों को नमक बांटना भी शुरू करते हैं। यहीं पे फैक्ट्री शुरू हो जाती है नमक की। तो इस सारे रेवोल्यूशन से ब्रिटिश अब पूरा डर गए थे, पूरा ब्रिटिश डर गए थे। बच्चों, ये इतने छोटे बच्चों के भी नहीं छोड़े। यहाँ पे एक छोटा सा लड़का था जो दंडी मार्च जब चला था ना, रेवोल्यूशन जब चल रहा था, छोटा सा बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसका नाम था नारायण महादेव धोनी। ये सिर्फ 14 ईयर्स का, जैसे कि लगभग आप ही का एज का लड़का, जिसको इतना देश पे प्रेम था। जहां पे भी ब्रिटिश को देखता था वो बोलता था वंदे मातरम। जहां पे कोई भी ब्रिटिश, गोरे बोलते थे उनको, जिसको भी देखता था वो बोलता था वंदे मातरम। और ब्रिटिश को गुस्सा के ना इस 14 साल के बच्चे को भी मार डालते हैं। और ये कर्नाटका का हुबली से था। इस छोटे से नन्हे से बच्चे को भी मार देते हैं ब्रिटिश गोली से। तो सोचो इन्होंने कितना जुल्म किया। इस सब को देख के हमारे देश के और बड़े सिपाही और आगे आगे, कौन?
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद। और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया बच्चों। पहली बार ब्रिटिश के एक जब सभा चल रही थी, वहाँ पे बुतेश्वर दत्त और भगत सिंह पहली बार फ्री इंडिया बोल के पैम्पलेट्स बांटना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो ब्रिटिश को मारना भी शुरू कर देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को तो उन्होंने गोली से मार दिया, और इन तीनों को, किसको, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी में डाल देते हैं। इस सब को देख के ना बच्चों लोगों की खून दौड़ने लगती है। और ये मरने से पहले गाना भी गाते हैं, रंग दे बसंती छोला। और ये भी कहते हैं, हर ब्रिटिश को बोलते थे, अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस नारों के साथ फांसी पे वो हंसते हुए लटक जाते हैं। बट उन्होंने कभी भी अपने देश प्रेम नहीं छोड़ा। उन्होंने क्यों इतना फ्रीडम, उतना त्याग क्यों किया? क्योंकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, आजकल हम इतने कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हो, शिक्षा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, क्यों? सिर्फ हमारे फ्रीडम फाइटर का जो सैक्रिफाइस था, उन्हीं की वजह से हम सब लोग आज इतने अच्छे हैं। इन सब को देख के ब्रिटिश को और मारने की तैयारी पे नेक्स्ट एक और बहुत ही जानदार और बहुत ही जिगरदार अपना एक और लीडर आता है। वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। बच्चों ये अपनी इतनी स्ट्रांग आर्मी खड़ी कर देते हैं। लक्ष्मी सहगल जो वहाँ पे कैप्टन भी थे, पायलट भी थे, उन्होंने इतनी बड़ी सेना खड़ा कर देते हैं जिससे ब्रिटिश पूरा कांप उठता है। आप देख सकते हो उनकी आर्मी, उनकी फौज इतना मात्रा में उन्होंने ट्रेनिंग देते हैं उनको। और इन्होंने ब्रिटिश के ऊपर कुछ वार कर देते जिनका नाम था बैटल ऑफ इम्फाल एंड बैटल ऑफ कोहिमा। ऐसे बैटल करके ब्रिटिश को ही हरा देते हैं। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों इन्हीं के साथ अपना देश प्रेम इतना ज़्यादा जाग जाता है। बहुत सारे और लोग भी थे, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं इस सत्याग्रह की आग को और ज़्यादा करने के लिए। और इन सब से डर के अभी ब्रिटिश को कोई और चारा बचता ही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चलते रहता है। ब्रिटिश को मजबूरन कुछ लोगों को भागना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ लोग इतना भड़क उठते हैं, जहाँ पे भी ब्रिटिश दिखता है ना मारना, जहाँ पे ब्रिटिश दिखते थे वहाँ पे मार रहे थे। तो लोगों का सहन शक्ति भी खत्म हो गई थी। तो ब्रिटिश एट लास्ट भारत छोड़ के जाना पड़ा। इंडियन independence movement was a series of historic events in South Asia with the ultimate aim of ending British colonial rule। और साथ में हमें मिल जाता है 15 अगस्त को भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाता है ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही बड़ा 200 साल की राज को ख़त्म हो जाता है। और बच्चों ये हमारा एक नेशनल प्राइड है। इन सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मुझे बोलना भी बहुत गर्व है। और रिसर्च करते वक्त मैं इतना इमोशनल हो गया था कि इनका त्याग, इनका बलिदान और ब्रिटिश का हरासमेंट देख के बहुत ही इमोशनल हो गया था। इसी के ऊपर आपको एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखोगे? 1912 तक हमारे पास इतनी योजनाएं और असले होंगे कि हम 1857 की तरह फिर से एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम करेंगे। ये क्या हुआ कि मेरे जख्मों से फूल खिले, कोड़ों की मार से भी राग क्यों सुनाई पड़े। बहता लहू मेरा आज ये कहानी कहे, रहे अपना ये वतन हम रहे या ना रहे। ओ माँ, ओ माँ, माँ तेरे चरणों में नमन। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका।
service of India and her people.